क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत ज्यादा मिस तो नहीं किया। आज हम फिर से तुम्हारे सामने एक बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक लेके आ चुके हैं। मैंने ये पढ़ाया था बट उसमें कुछ ऑडियो इशू के कारण मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं बट उससे ज्यादा एनर्जी के साथ, क्योंकि अब हम खाना वाना खा के आए हैं। आई होप कि तुम भी खा के आए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पूरी डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी इमेजिनरी फील्ड्स फैली हुई हैं। इमेजिनरी वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम 300-400 साल पहले की बात कर रहे हैं। लगभग 200 साल पहले की तो मान ही लेते हैं। 200 साल पहले तक माना जाता था कि हमारे यूनिवर्स में कुछ इनविजिबल फील्ड सी फैली हुई है, जो इमेजिनरी फील्ड है। हम ऐसा मान रहे हैं चीजों को इजी बनाने के लिए। दो चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वाई सो, क्यों? तो एक साइंटिस्ट थे फैराडे, इन्होंने ऐसा, ये इनको मैथमेटिकल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, इनको नहीं आती थी मैथमेटिक्स, तो इन्होंने इंट्यूटिव पिक्चर्स बनानी शुरू की और इन्होंने बताया कि एक चार्ज के अराउंड बहुत सारी ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं चीजों को इजी बनाने के लिए, और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं। तो पॉजिटिव से क्योंकि बाहर निकल रही हैं तो उसको नाम दे दिया सोर्स चार्ज, और नेगेटिव में अंदर जा रही हैं इसीलिए उसको नाम दे दिया सिंक। सिंक में मतलब अंदर चले जाते हैं। वो किचन में देखा होगा ना, सारा पानी अंदर चला गया, वो वैसे वाला ही कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास सोर्स चार्ज हो जाएगा, ये हमारे पास सिंक चार्ज हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रही हमें पता लगा जिसे आज तक इमेजिनरी हम सोच रहे थे वो एक्चुअल में इमेजिनरी चीज नहीं है। एक्चुअल में दैट इज एज रियल एज योर फीलिंग्स फॉर हर। वैसे ही रियल चीज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाना तो बनता है। हमारे यूनिवर्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बहुत सारी और भी टाइप के फील्ड हैं, और एक ब्रांच ऑफ स्टडी एग्जिस्ट करती है जिसे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। एक लड़का है यूट्यूब पे, उसके चैनल का नाम है राजन15x। क्या पढ़ाता है यार वो लड़का, इतना स्मार्ट लड़का, सुंदर, और क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ाता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमारे भाई की बात हो रही है, अगर कहीं सार्केज्म समझ नहीं पाए तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं, क्वार्क्स, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, या जितने भी हमारे पास पार्टिकल है वो जस्ट फ्लक्चुएशंस हैं कुछ क्वांटम फील्ड्स में। ध्यान से समझना, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। कुछ समय बाद हमें पता लगेगा कि ये अलग अलग चीजें थी ही नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही चीज का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझो बहुत बड़ा जाल सा फैला हुआ है, उस जाल के अंदर जहां भी वाइब्रेशन होंगी वहां एक पार्टिकल बनेगा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन को नाम दिया फोटोन। ऐसे ही एक एग्जिस्ट करती है क्वार्क फील्ड। इसके अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस होंगी, जो भी वाइब्रेशंस होंगी, हम उसको बोलेंगे क्वार्क पार्टिकल, है ना। वाइब्रेशन इन दैट फील्ड, वो वाइब्रेशन को हम पार्टिकल नाम देते हैं। तो एक्चुअल में पार्टिकल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो जस्ट वाइब्रेशंस है, वो तो जस्ट फ्लक्चुएशंस है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। और इसके बाद अगर हम मास की बात करें, मास क्यों होता है किसी भी चीज के पास? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसे हम बोलते हैं हिग्स फील्ड। कोई भी पार्टिकल अगर हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके पास मास होगा, जरूरी है। और अगर कोई भी पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसके पास मास नहीं होगा। जिस भी चीज के पास मास नहीं होता, हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उसको चलना पड़ेगा एट द स्पीड ऑफ लाइट। यह ध्यान रखना, ठीक है। जो ज्यादा इसके साथ इंटरेक्ट करेगा उसके पास ज्यादा मास होगा। बढ़िया। ऐसे ही एक एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड का मतलब है, फिर से, पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड है और उसके अंदर जो वाइब्रेशन होंगे हम उसको इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। अब सोच के देखो, सेम ही फील्ड के अंदर तो वाइब्रेशंस हो रही हैं। अगर सेम फील्ड के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, दैट इज व्हाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन आवर यूनिवर्स आर सेम। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेम ही फील्ड की वाइब्रेशंस हैं। मेरे को बहुत कूल लगा था यह आंसर, शायद तुम्हें नहीं लग रहा होगा। मुझे तो पर्सनली पहली बार ऐसा समझा, अच्छा इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, क्योंकि वो सेम ही फील्ड की वाइब्रेशंस होती है। ऐसे क्वार्क फील्ड है हमारे पास, हिग्स फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती है हमारे पास, ठीक है। और फिर जब इनकी इंटरेक्शंस होती हैं फील्ड की, उससे बनता है हमारा ये यूनिवर्स। एक और कमाल की बात बताऊं, हमारे यूनिवर्स में, मतलब यही जो मैं वाइब्रेशंस बोल रहा हूं ना, जो मैंने बोला फील्ड के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं, जिसके आउटकम है मैटर, हम जैसी चीजें,
कॉन्शियसनेस इन सब की आउटकम। लेकिन अगर मैंने एक चीज पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोल्ट्जमैन, उन्होंने बताया देयर एग्जिस्ट सम चांस, फाइनाइट चांस, बहुत कम है, लेकिन देयर एग्जिस्ट सम चांस, ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में सडनली इन्हीं फ्लक्चुएशंस के कारण सडनली एक ब्रेन बन जाए, जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन ब्रेन, जिसके पास फेक मेमोरीज होंगी, फेक मेमोरीज होंगी। सडनली एक पॉप आउट कर गया ब्रेन, देयर एग्जिस्ट सम चांस ऑफ दिस, एज कंपेयर टू पूरे का पूरा यूनिवर्स बन जाए खुद से। मतलब चांस ऑफ फेक मेमोरी वाला ब्रेन इज मोर, ब्रेन इज ग्रेटर देन चांस ऑफ अ यूनिवर्स। यूनिवर्स भी बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब काफी सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह, उनमें से एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस, क्वांटम मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस के पॉप आउट हुआ था हमारा पूरा का पूरा ये यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के पास पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रेविटी के पास नेगेटिव एनर्जी है, टोटल एनर्जी 0 है, एंड अप टू सोन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी वैलिड रहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कितनी कमाल की बात है यार, सोच के देखो। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स है भाई, पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं, क्या पता हम सारे के सारे बोल्ट्जमैन ब्रेन ही हो। जितनी भी अभी तक हमारे पास मेमोरी है, जितना भी हमारे पास में कुछ भी हुआ है, जो भी ब्रेकअप हुआ है, छोड़ के चली गई है, छोड़ के चला गया, वो सारी की सारी चीजें जस्ट फेक मेमोरीज हो, हम एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, पता लगे पहले ही सेशन में तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज इससे रिलेटेड थी, मैंने सोचा बता दें तुम्हें। वापिस आते हैं अपने सिलेबस पे। तो ये हमारे पास काफी सारी फील्ड्स के बारे में बात हो गई, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे, एंड दैट इज, अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। बताई थी ये तो बातें मैंने कूलम्स लॉ वाले में, है ना। लेकिन अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब करनी हो, काफी सारी टाइप्स की फील्ड होती है, जैसे स्केलर फील्ड, मुझे पूरे के पूरे रूम में, इस पूरे रूम में मुझे ना टेम्परेचर बताना है हर पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ एक नंबर की जरूरत होगी, मैं हर पॉइंट पे एक नंबर असाइन कर दूंगा, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, कोई एसी है उसके पास 14 डिग्री सेल्सियस, एंड अप टू सोन, कुछ भी रैंडम नंबर, एक नंबर की जरूरत होगी। दीज आर कॉल्ड स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड, हर पॉइंट पे बस एक नंबर की जरूरत है। टेम्परेचर फील्ड या स्केलर फील्ड कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा ना, तो मुझे इस पूरे के पूरे रूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब करनी है, तो मुझे एक नंबर की जरूरत होगी, और साथ ही साथ मुझे एक डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। मतलब एक नंबर, कुछ भी 2.3, और एक डायरेक्शन। ये एरो की लेंथ नंबर बताएगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन, मतलब जो एरो की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। समझ आया। 2 टाइप की फील्ड हमने पढ़ी, एक स्केलर फील्ड जिसमें सिर्फ नंबर की जरूरत है, इस पूरे रूम में सिर्फ नंबर ही नंबर असाइन कर दी हर एक लोकेशन पे। अगर हर एक लोकेशन पे एक एरो लगा दूं जो कि नंबर और डायरेक्शन दोनों बता रहा है, उसे वेक्टर फील्ड बोलते हैं। हम वेक्टर फील्ड की बात करना चाहते हैं, दिस इज वेक्टर फील्ड, ठीक है। तभी तो हमने ऐसा किया ना, एक पॉजिटिव चार्ज उससे ऐसे बाहर जा रहा था। लेकिन इसको डिस्क्राइब कैसे करें वो हर पॉइंट पे एक नंबर और एक डायरेक्शन शो कैसे करें, आ जाओ उसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना, मैंने यहां पे एक लिया सोर्स चार्ज, और एक छोटा सा चार्ज उसके साथ रख दिया यहां पर, विच इज Q0। लेट अस कॉल दिस टेस्ट चार्ज। मैं क्या करने वाला हूं, इस टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि मैं चाहता हूं इसका इंपैक्ट इस पे हो, ये अपनी जगह ही पड़ा रहे, ठीक है। और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल सा हो, ये इसके कॉन्फ़िगरेशन को खराब नहीं करेगा, है ना। ये अपनी जगह ही पड़ा रहेगा इनर्शिया के कारण, और ये मूव कर जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। बढ़िया। मैंने इस पॉइंट चार्ज को लिया, यहां रखा, अलग अलग लोकेशन पे रख के देखा, मैंने देखा अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फोर्स की वैल्यू आ रही है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे चार्ज के पास लेके जाओगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो मैं कैसे डिफाइन करूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैं डिफाइन करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0। Q0 मैंने बताया बहुत छोटा है, जो टेस्ट चार्ज है दिस इज वेरी 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 स्मॉल, ताकि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को खराब ना करे।
F बाय क्यू नॉट। फोर्स पर यूनिट चार्ज, हर पॉइंट पे मैंने रख के देखा चार्ज को कितनी फोर्स की वैल्यू है, वैसा कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आज का हमारा गोल रहेगा कि हम थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फोकस्ड रखें अपने लेक्चर को। ठीक है, और इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज तो मैं बताता ही रहूंगा। दैट इज द फॉर्मूला। हम न्यूमेरिकल में कभी कभी इतना कुछ तामझाम ना लिख के सीधा ऐसे लिख देंगे F इक्वल टू क्यू ई, दैट्स इट। ये है टेस्ट चार्ज, जो भी हमने चार्ज एक्सटर्नल रखा है, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल सोर्स चार्जेस एक्सेप्ट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज वाली नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा एक चार्ज। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज है सोर्स चार्ज, इससे अगर मैं इस पॉइंट P पे r डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालें? तो हमें पता है, फिर से एक टेस्ट चार्ज रख के देख लो। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी दूर की तरफ, तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू F बाय क्यू नॉट। यहां से देख लो, विच इज Q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर बाय क्यू नॉट। तो E की वैल्यू आ गई KQ बाय r स्क्वायर। ऐसा कुछ बात याद रखना, मैं फिर से बता देना चाहता हूं। अपने पास होगा तीन फॉर्मूलास, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ठीक है, दूसरा F इज इक्वल टू QE। अगर कभी भी एक चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही, किस वजह से आ रही, पता नहीं, बस एक्सटर्नल है। ठीक है, चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। याद रखना, कभी भी बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक मजेदार इस पर क्वेश्चन कराऊंगा जब हम थोड़ी इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, अभी नहीं, बट हम जरूर करेंगे। उस फोर्स का ये रहा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। इसमें हमारे पास हमने बात की है पॉइंट चार्ज की या फिर स्मॉल चार्ज की। स्मॉल चार्ज के लिए फॉर्मूला वैलिड है, स्मॉल चार्ज नहीं हुआ तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात सिखाता हूं, जो हमारा मेन गोल है इस वीडियो का। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अगर मान रहे हैं सारी चीजें हमें समझ आ भी गई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ये वाली बात सुन के। अब अगर मैं इसके बियॉन्ड जाना चाहूं तो उसके लिए तीन चीजें पहले समझ लो, छोटी छोटी सी हैं। एक हमारे पास होती है, हमें पढ़ना है डेंसिटीज के बारे में। तीन टाइप की डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। अगर हम टोटल चार्ज लिखेंगे तो टोटल लेंथ आएगी। हम जब भी वन डायमेंशनल चीजों की बात करेंगे ना, 1D की, एक रोड हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, क्योंकि सर्कल के पास सिर्फ सर्कमफेरेंस ही तो होती है ना, इसलिए सर्कल इज ऑल्सो 1D। तो हम टोटल चार्ज लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, रोड की टोटल लेंथ हमारे पास है L, चार्ज है इस पे Q। अब डेंसिटी तो सेम ही रहती है ना, चाहे पूरी रोड हो चाहे थोड़ी सी रोड हो। अगर ये छोटी सी रोड पे ये चार्ज है dq, इसकी विड्थ है dx, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dq बाय dx, क्योंकि डेंसिटी इज ऑलवेज सेम, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ, दैट इज द गोल। बढ़िया। दूसरी अपने पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करने वाले हैं सिग्मा, चार्ज डिवाइड बाय एरिया, या फिर स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डिस्क है, ध्यान से देखना एक चीज, इस डिस्क में से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ये एरिया कैसे निकालूं? मान लेते हैं छोटे वाले एरिया की, ये जो छोटे वाला एरिया है, मान लेते हैं इसकी ये जो रेडियस है, थोड़ी देर के लिए x है, मैं और कोई कलर चूज कर रहा हूं, इसकी जो रेडियस है वो x है, इसकी जो विड्थ है वो dx है। ठीक है, और जो ओरिजिनल डिस्क थी उसकी रेडियस r है। तो कैसे लिखें इसको, सोच के देखते हैं, ध्यान से समझना। ये जो अंदर वाली मैंने छोटी सी स्ट्रिप कट की, छोटा सा वो सर्कल जिसकी कुछ रेडियस भी है, ये जो सर्कल है इसको ना ऐसे काट दो, इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। ये जो मैंने बनाई है ना अभी अंदर वाली चीज देखो, सिर्फ ये वाली, अगर मैं इसको एक सीजर लूं और काट दूं तो ऐसे सीधी हो जाएगी, ऐसा, ये सीधी हो गई।
अब बताना जरा इसकी सरकमफेरेंस थी कितनी, 2 पाई x, क्योंकि रेडियस x है। तो ये जो सीधा मैं इसको करूंगा तब भी तो 2 पाई x ही रहेगी। सीधा टेढ़ा करने से लेंथ पे थोड़ी फर्क पड़ता है ना। दैट मीन्स ये अपने पास हो जाएगा 2 पाई x और इसकी विड्थ कितनी है, dx। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, अब तो ये रेक्टेंगल शेप है, मैंने सर्कल को काट दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इसकी हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा एरिया, 2 पाई x dx। यहां से लिखा मैंने, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं वॉल्यूम के लिए भी चीजें लिख सकता हूं। एक मिनट रुको, हाँ अभी ठीक, ये अपने पास। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही होगी। एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसमें क्या क्या हमें शेप्स पढ़नी है वो समझ लेते हैं। एक हमारे पास, हम शीट के बारे में पढ़ रहे होंगे, हम डिस्क के बारे में पढ़ रहे होंगे, एंड अप टू सोन। मेनली ये दो ही शेप पढ़ने वाले हैं। वैसे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे हम स्फीयर के बारे में पढ़ रहे होंगे, हम हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये दो शेप्स होंगे, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, मेनली डेरिवेशन इनके करेंगे। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। जैसा इसको लिखा था ना वैसा ही कुछ करने वाले हैं हम। इस सेशन में पता नहीं यहां तक पहुंच पाएंगे वॉल्यूम तक या नहीं, बट जितना भी कर पाएंगे उतना जरूर करने वाले हैं इन डेप्थ। चलो, यहां तक क्लियर है चीजें? मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बता दिया, नहीं, बढ़िया। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इनको उठा लेंगे। याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। फिर से मैं यहां लिख देता हूं 2 पॉइंट चार्जेस। यही तो दिक्कत है कूलम्स लॉ की, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने पता ही कर ली, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में चली जाती हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसा होता था ना, नॉर्थ से निकली फील्ड लाइन साउथ में गई, फिर साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। इसमें ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में चली गई एंड दैट्स इट। ऐसा होता है इसका डायग्राम। रे ये इसका डायग्राम। तीसरी बात, दे कैन नॉट एक मिनट, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। एक और भी रीजन है इसका, ये फॉर एग्जांपल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। रीजन मतलब एक और भी डायग्राम में बना सकता था। सोच के देखो ना, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल रही होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता पॉजिटिव में वापस आ गई, पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तीसरा हमारे पास, मैं इसको कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह वगैरह चीजों से भी समझा सकता था, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लेते हैं, वैसे ही बहुत भारी होने वाला लेक्चर अभी। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे फिर दो टेंजेंट बन जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अभी अभी मैंने बताया कि पूरे के पूरे रूम में वेक्टर फील्ड बनानी है, हर पॉइंट पे एक यूनिक नंबर और एक यूनिक डायरेक्शन होगी। ये तो बात उसको गलत साबित कर देगी, ये तो वेक्टर फील्ड का ही कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, है ना। ये तो इसी का ही कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। चलो, ये तीसरी बात। क्यों नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट? क्योंकि देखो, देयर विल बी 2 टेंजेंट्स एट 1 पॉइंट, देयर विल बी 2 डायरेक्शंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ पे चले, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो स्ट्रेंथ, शो इट्स स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा तुम्हें लाइंस दिखाई देंगी पॉजिटिव से निकलती, फॉर एग्जांपल, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मैंने डायग्राम बनाए हैं, देख के पता लग रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 से, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइंस बाहर निकल रही हैं। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। अगर कभी भी हमारे पास एक ऐसी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उस पर जहां भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज होता और मैं एक बाइक पे हूं, अपनी रॉयल इनफील्ड मीटियोर जो मेरी एक्चुअल बाइक है, मैं जा रहा हूं भाई साहब इस लाइन पे चलते चलते तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, तो मैं इसी लाइन पे कर्व नहीं जाऊंगा, वैसे कर्व चलना चाहिए था क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड गायब करी तो मैं टेंजेंट के अलोंग चला जाऊंगा। समझ गए? वैसे अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो मैं ऐसे कर्व्ड पाथ में जाता रहूंगा, लेकिन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दी तो टेंजेंट के अलोंग सीधा 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 चला जाऊंगा। बस इतनी सी ही बात थी। ठीक है, इस पे इरोडोव में क्वेश्चन है, इसी छोटी सी बात पे क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ, 5 पॉइंट्स हो गए, बढ़िया। डेंसिटी के बारे में बात कर ली, और मैं यहां पे एक और भी डायग्राम बना देता हूं, ये भी डायग्राम इसी का ही है, ऐसा भी बना लो एक डायग्राम इसी के साथ। या अगर यहां पे एक ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है, यहां सी पॉइंट है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां दूर दूर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी, सबसे कम सी पे। ठीक है, ऐसा भी थोड़ा सा याद रख लेना। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये थी मेन प्रॉपर्टीज जो हमें समझनी थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हमने डेंसिटी के बारे में समझ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज समझ ली। नाउ इट्स टाइम कि एक छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं, आज के डेरिवेशन पे हम फोकस्ड रहने वाले हैं। लेट मी सी कि मैं क्या लेके आया हूं आज। हाँ, ये सारी चीजें हैं तो ये करने वाले हैं। इसमें मैं बताने वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड on its axis, बेसिक क्वेश्चन भी देखो मैं करा सकता हूं, लेकिन मैंने वादा किया था तुम लोगों को कि हमारे लेक्चर्स एडवांस्ड रहने वाले हैं, तो एडवांस चीजों से ही करने वाले हैं शुरुआत। अगर मान लो हमारे पास एक रॉड है, यहां पे एक पॉइंट P, A डिस्टेंस दूर यहां से, और ये है हमारे पास L, अरे ये हमारे पास है L, इस पे चार्ज है Q। तो बताओ इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दिक्कत है, अगर एक छोटा सा चार्ज होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता KQ/R², बट देयर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली मेनी चार्जेस ऑन अ रोड। इतने सारे चार्जेस है भाई, क्या करें इसका, नहीं कर पाएंगे हम सॉल्व। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन को सीखने वाले हैं। हम इसका एक छोटा सा पीस कट करेंगे, लेटर से उस पर चार्ज है DQ और उसकी विड्थ है DX। छोटा सा पीस कट करेंगे। अब तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं P पॉइंट पे KQ/R², KdQ/R²। इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए X मान लेता हूं। ये मैंने माना भाई साहब, इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट साइड। सोच के देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को स्क्रैच करो बालों को, और लेकिन समझो मैं पूरी रोड की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पा रहा था, दैट इज वाई मैंने एक छोटा सा पार्ट कट किया, जिसकी वजह से मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटी सी आएगी, है ना। अगर मैं छोटा सा पीस फिर से कट कर लूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तब भी इधर ही आएगी, फिर छोटा सा पार्ट कट कर लूं, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, फिर छोटा सा पार्ट कट कर लूं, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। ये तो सारी ही सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं KdQ डिवाइड बाय कौन सा डिस्टेंस, X का स्क्वायर, तो मैं अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मैं इन सबको ऐड करने वाला हूं, एडिशन ऑफ ऑल DEs। एडिशन के लिए क्या यूज करूं? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। हम समेशन का यूज करते थे आज तक एडिशन के लिए, है ना। इस बार समेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, मैं बताता हूं। समेशन और इंटीग्रेशन, ये भी ऐड करता है, ये भी ऐड करता है। ये ऐड करता है डिस्क्रीट वैल्यूज को, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज को ऐड करता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? देयर आर इनफिनिटली मेनी नंबर्स पॉसिबल बिटवीन 1 एंड 2। इतने सारे नंबर हैं। तो अगर मुझे यहां पे 1 से 2 लिखना है तो इसका मतलब है 1 एंड 2, यहां पे 1 से 2 लिखना है, इसका मतलब है 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स आ गए। इसीलिए हम इंटीग्रेशन को यहां पे यूज करने वाले हैं। अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना क्यों किया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जितने भी ये DE जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉसिबल है वो सारी मैंने यहां लिख दी।
लिमिट सोचते हैं मुझे किसके और किसके बीच में ऐड करने हैं। बताओ ये x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है? इस P पॉइंट के सबसे पास रोड का कौन सा पार्ट है? ये a डिस्टेंस दूर, और सबसे दूर कितना है रोड का पार्ट? e प्लस एल। इसका मतलब है, अब ये इस चीज का मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने यहां पे चीज लिखी है, इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने a से a प्लस एल के बीच की सारी पॉसिबल वैल्यूज को ऐड कर दिया। दैट इज द इंटीग्रेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। समझा? तो बन जाएगा कि a प्लस दिस, के बाहर निकाल दिया डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। काश यहां पे भी x होता। अगर यहां पे x है, यहां पे x है, तब तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फंस गए? क्या इसका सॉल्यूशन निकालें इस इंटीग्रेशन का? अभी तुम लोगों को मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन बता चुका हूं। बाय द वे, जब भी कभी हम फंस जाएं, यूज करो लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज डिवाइड बाय स्मॉल लेंथ। अभी बताया था, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बन जाएगा, ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एल डी एक्स। लैम्डा की तो जरूरत ही नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन में लैम्डा ही दिया होता, चार्ज ना दिया होता, तो फिर लैम्डा लिख लेते, फिर इस चीज को लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते। ठीक है, अभी लैम्डा नहीं दिया हुआ, तो अपने पास बन जाएगा, वैल्यू डाल दो इसमें, E इज इक्वल टू के 1 बाय एक्स स्क्वायर क्यू बाय एल डी एक्स, ए से a प्लस एल। मैं ये क्यू बाय एल को भी बाहर निकाल देता हूं, और ये बचेगा इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन का रूल लिख लो, अगर कभी सिर्फ इंटीग्रेशन में dx हो तो उसकी x होती है, लिमिट्स जो भी होंगी, मतलब a से b फॉर एग्जांपल, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना तो b माइनस से आ जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर n हो तो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाय n+1। अगर इंटीग्रेशन में, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में, 1 सेकेंड, n+1, अगर क्या होगा, अगर मान लो कभी भी इंटीग्रेशन में, व्हाट इज हैपनिंग, इंटीग्रेशन में 1 बाय एक्स dx हो तो log x आ जाता है। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है? बढ़िया, ओके। तो ये बन जाएगा के क्यू बाय एल एक्स की पावर -2 + 1 ये चीज वर्क करेगी log x सिर्फ और सिर्फ 1 बाय एक्स के लिए। आई होप कि ध्यान हो ये बातें। तो ये बन जाएगा के क्यू बाय एल, -2 + 1 होता है -1, तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स, क्योंकि x की पावर -1 आएगी। बाकी का टास्क मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, फाइनल आंसर बनना चाहिए के क्यू डिवाइड बाय ए प्लस एल। ये तुम लोगों का टास्क है, ठीक है? यहां तक पहुंच जाना आंसर, दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म, मुझे यहां लिख देना चाहिए था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, फॉर्मली चार्ज्ड रोड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड, ठीक है? ऐसा कुछ बन जाता। बढ़िया, ये तो सभी सिखाते हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्म ना होती तो, अगर हमें कुछ लैम्डा दे देते, मान लो क्वेश्चन में क्यू ना देके दे दिया लैम्डा इक्वल टू के, लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, या ऐसा दे दिया ax प्लस बी, तो क्या करता? लैम्डा की ऐसी वैल्यू दे दी, अब कैसे सॉल्व करें इसे, है ना? या फिर लैम्डा की वैल्यू दे दी लैम्डा इज इक्वल टू ए आर प्लस बी। तो पहली बात तो ये समझो कि यहां पे वेरिएबल आर है, हमने यहां पे एक्स माना है वेरिएबल जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो अभी इस डेरिवेशन में हमने एक्स माना है ना। अगर क्वेश्चन में लैम्डा ऐसा दिया होता ए आर प्लस बी, तो तुम यहां पे एक्स वेरिएबल की जगह तुम आर वेरिएबल मान लेना एंड दैट्स इट। तुम यहां पे dx की जगह dr मान लेना, दैट्स इट। इतना ही फर्क आएगा, ठीक है? मैं इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊं एक बार, ये वाली समझ आ गई? चलो आ जाओ। अगर मान लो हमें एक रॉड दी हुई है जिसका कुछ लैम्डा दिया है ए आर प्लस बी, इंटीग्रेशन तक छोड़ दूंगा, वो तुम लोग करना, बिल्कुल सेम जाने वाला हूं मैं। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इस बार ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5, तो हमें 2 से 7 तक करनी है, 2 से 7 तक इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के डी आर बाय आर स्क्वायर 2 से 7, अभी जैसा किया था बिल्कुल सेम। इस बार सॉरी, मैंने यहां पे डी आर लिखा है, डी क्यू आएगा, डी क्यू को फिर से चेंज करना है। लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ,
स्मॉल चार्ज। इस बार डी क्यू इस पे चार्ज है और डी आर इसके विड्थ है। बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डी आर। कुछ भी दे सकते हैं भाई लैम्डा में, हम तो कर देंगे इंटीग्रेशन ए आर प्लस बी डी आर। उठा के पटक दो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के इंटीग्रेशन ए आर प्लस बी बाय आर स्क्वायर डी आर। 2 से 7 क्या रहेगा इसमें, कुछ भी नहीं रहेगा। ये बन जाएगा के इंटीग्रेशन ए आर बाय आर स्क्वायर अलग कर दो, बी बाय आर स्क्वायर अलग कर दो, तो बन जाएगा ए कांस्टेंट है बाहर 1 बाय आर डी आर प्लस बी बाहर 1 बाय आर स्क्वायर। 2 से 7 2 से 7 ये बन जाएगा के ए 1 बाय आर की लॉग आर होगी, अभी अभी बताया था, और बी को ऐसे ही 1 बाय आर स्क्वायर की -1 बाय आर होती है, अभी अभी पिछले में सिखाया था ऐसा कुछ। ये बन जाएगा के ए log 7 माइनस log 2 विच इज log b बाय ए कर देना, और माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दें तो 1/7 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करते रहो। log की एक प्रॉपर्टी होती है याद है, log b बाय ए, जब भी माइनस आता है तो 7/2, इसको माइनस को अंदर भेजोगे तो बनेगा b 1/2 माइनस 1/7 5/14। मेरे ख्याल से यही बने 5/14। दैट इज द फाइनल आंसर। के को अंदर भेजो और यू विल गेट द आंसर। ऐसे अब मैं 5000 क्वेश्चन बना सकता हूं, है ना भाई, कुछ भी डालते रहो लैम्डा की वैल्यू। मैं यहां पे ए आर प्लस बी की जगह ए आर स्क्वायर प्लस बी दे देता, ये दे देता, क्या ही फर्क पड़ता, कुछ भी आ जाए हमारे सामने, है ना। ये एक्सिस का केस होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है, रोड की एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक अलग डेरिवेशन करते हैं। समझ आया यहां तक पक्का बेटे? चलो, इसके पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड रिंग, ऐसा कुछ। बढ़िया। अगर हमारे पास एक रिंग है, उस पे चार्ज दिया हुआ है, इसका भी वो केस कराऊंगा जब लैम्डा आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस बार खुद भी समझ जाओगे। ये x है, ये r है, इसकी वजह से अगर तुम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो तो छोटे से चार्ज की वजह से, अभी अभी मैंने बताया था ना, पूरी रिंग की वजह से कैलकुलेट नहीं करना हमें पूरी रिंग की वजह से नहीं पता फॉर्मूला, में छोटे चार्ज की वजह से पता है। तो छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे आ जाएगी डीई। अगर ये एंगल है थीटा, ये है थीटा, तो डीई का यहां आ जाएगा डीई कोस थीटा, और यहां आ जाएगा डीई साइन थीटा। क्या कमी है, यही क्यों मान है, क्या स्पेशल है इसके बारे में? कुछ भी नहीं, यहां पे भी मान सकते। यहां की वजह से ये रहा डीई, तो ये बन जाए, इनको एरोस को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, नाइंसाफी होगी बाकी के लिए। ये भी थीटा, ये भी थीटा, फिर से डीई कॉस थीटा, यहां पे डीई साइन थीटा। इसका मतलब है ये साइन वाले तो कैंसिल हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा पीस मान लूं, यहां पे एक छोटा सा पीस मान लूं, फिर से वो उसके साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सिमेट्रिकल शेप है ना, यहां पे एक पीस मान लूं और यहां पे एक पीस मान लूं, फिर से सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब बचेगा क्या, सिर्फ डीई कोस थीटा। ऐसे कितने डीई कोस थीटा आएंगे? देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी कोस डीई कोस थीटा। ऐड कैसे करें इनफाइनाइटली मेनी चीजों को, कॉन्टिन्यूअस चीजों, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो आ जाएगी इंटीग्रेशन डीई कोस थीटा। अब तो समझ आ रही थोड़ी थोड़ी। के डी क्यू बाय कौन सा डिस्टेंस, ये x है, ये r है, हमें ये चाहिए होता है ना, पॉइंट P और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में cos थीटा भी है। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा कुछ। अरे 3/2 नहीं, 1/2। तो ये बन जाएगा, सारा कुछ ही कांस्टेंट है, dq को छोड़ के बाहर निकाल दो, तो के एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dq। इस बार तो अगर मैं स्मॉल चार्ज यहां dq 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 सारे dq प्लस कर दूंगा तो आंसर क्या देगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो q है, एंड दैट इज द आंसर।
के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अरे मैं क्या कर रहा हूं, सो सॉरी यार। यहां पे भी 1/2 और उसकी पावर 2 आएगी। 4 बार करा दिया भाई साहब डेरिवेशन, इसीलिए जरा आंसर ही रट गया है मुझे। ठीक है, इसलिए मैंने 3/2 लिख दिया था लास्ट में, क्योंकि 3/2 आता है। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। अब एक और चीज यहां पे ध्यान से देखो कि अगर मान लो यहां पे चार्ज ना दिया होता, टोटल लैम्डा दिया होता, तो हम क्या करते? वही सेम चीज, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। अब लैम्डा हमें कुछ भी दे दें, यहां पुट कर देना, जो भी लैम्डा दिया होगा उसकी वैल्यू इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देना, हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म भी कर सकते थे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जिसमें लैम्डा, जिसमें चार्ज हर जगह पे सेम ना हो, लैम्डा की वैल्यू कुछ दी हो, तो वो भी हम कर सकते हैं यहां पे। बस इंटीग्रेशन ही तो करनी है ना? कर लोगे पक्का? ठीक, वो मैं डीपीपी में दूंगा, उसको थोड़े से क्वेश्चंस को करके देखना। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में मैं और भी काफी सारी बातें बता सकता हूं, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा एनालाइज कराने की कोशिश करूं, एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दो, मतलब ये जो पी पॉइंट है धीरे 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 करके सेंटर पे ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां चली जाएगी? 0 की तरफ। इसका मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे देखना चाहता हूं तो वो 0 ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स की वैल्यू अगर इंफिनिटी पे ले जाओ, इस एक्स को, ये जो एक्स है बहुत दूर ले गए, इसका मतलब है एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, एक्स बहुत बड़ा है आर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी है? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स के कंपैरिजन में आर तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा ना? अब ऊपर है एक्स की पावर 1, नीचे सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर है 3, नीचे वाला डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करेगा, ये जल्दी इंफिनिटी की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ जाएगी। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू जा रही है इंफिनिटी की तरफ, तो E की वैल्यू भी जाएगी 0 की तरफ। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। इसका मतलब है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इंफिनिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ड्यू टू अ रिंग, दोनों जगह पे 0 है। तो फिर मैक्सिमम कहां होगी? आ जाओ उसे कैलकुलेट करते हैं। ये होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा सा कुछ हमारे पास आ रहा है। चलो, मुझे बीच बीच में वीडियो देखनी पड़ती है, पता लगे रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं, मतलब अपने आप ही ऑफ हो गया, तो फिर वापिस। मैक्सिमम के लिए क्या वेरिएबल है इसमें? क्या के चेंज हो सकता है? क्या क्यू चेंज हो सकता है? क्या आर चेंज हो सकता है? नहीं, हम चेंज क्या कर रहे हैं? एक्स को। हमें एक्स देखना है, कितने एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो डी क्यू बाई डी एक्स। इन डिफरेंशिएशन अच्छे खासे लेवल की लगेगी यहां पे। के क्यू को बाहर निकाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ऐसा बन गया एक्स। पहला ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम, है ना? अभी खत्म नहीं हुई डिफरेंशिएशन, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन, अंदर वाले की होती है एक्स स्क्वायर की 2x, आर की 0। अरे आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना बेटे, इसलिए उसकी 0 होगी। पहला ऐसे ही दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा ऐसे ही पहले की डिफरेंशिएशन, दूसरे को ऐसे ही रख दो, एंड दैट्स इट। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? के क्यू एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। बेटा मैं ना इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी समझा चुका। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि आप डिफरेंशिएशन बता क्यों नहीं रहे, मैंने कूलम्स लॉ में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी, मैंने वहां पे बहुत डेप्थ में बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, इसीलिए इसमें स्किप कर दिया। ठीक है, मैं एक चीज को बार बार कराऊंगा तो उसमें तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। पिछली वीडियो से जाके देख सकते हो, ये वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं। इसमें से अगर थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेंगे, 2 से 2 कट कर देंगे तो बचेगा -3x स्क्वायर x इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1 प्लस 1, जो भी आता है इक्वल में 0 रखना होता है। अब ये सारी 0 के इक्वल तो नहीं सकती, ये 0 के इक्वल होगा। -3x स्क्वायर पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में +1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो माइनस के 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आर बाय रूट टू। ऐसी ऐसी चीजों को मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता, मैं चाहता हूं तुम अपना दिमाग लगाओ। यार ये एक्सप्लेनेशन की डिजर्व नहीं करती ये एक्सप्लेनेशन, ये खुद से करो कि आर बाय रूट टू कैसे आया, प्लस माइनस क्यों आया बाहर, टू को इधर भेजेंगे, स्क्वायर का जब रूट बनता है बाहर प्लस माइनस आता है, दो चीजें पॉसिबल होती है, प्लस वाली माइनस वाली, इसमें खुद से दिमाग लगाया करो, ठीक है, याद रहेगा। ये एक्स की वैल्यू है। वापिस आते हैं, मतलब इन एक्स की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होगी ये भी निकाल सकते हैं, के क्यू एक्स की जगह ये, और डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह ये, एक्स की जगह पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाय टू प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से इसे सिंप्लीफाई करना तुम्हारा धर्म है, 2k/q/r डिवाइड बाय रूट में 27, आर भी गायब हो जाएगा, आर ऐसा आंसर आना चाहिए। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, ठीक है, यह आना चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक रिंग प्लस माइनस का मतलब एक रिंग के राइट साइड आएगी, एक रिंग के लेफ्ट साइड आएगी, इसीलिए प्लस माइनस आया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये तुम लोगों को निकाल लेना है। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट थोड़ा ट्राई करते हैं। कुछ ऐसा सा ग्राफ आता है, जीरो से स्टार्ट होकर जीरो की तरफ जा रहा है, फिर से जीरो से स्टार्ट होकर जीरो की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस आर बाय रूट टू पे होगी एक, और यहां आर बाय रूट टू पे होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। दैट इज द कंप्लीट, दैट इज एवरीथिंग अबाउट अ रिंग। जितनों पे भी बॉक्स बनाया है वो याद रख लेना, ठीक है। ये ग्राफ है इसका। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही हो, पक्का समझ आया, गारंटी। देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं, रुको, हाँ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमने कर लिया। इसके बाद एक मैंने रोड का कराया ना, रोड तो बहुत सारे पड़े हैं अभी, देखो ये देखो कितने सारे केसेस है रोड के, इनफाइनाइट, फाइनाइट वगैरह वगैरह, रिंग डिस्क, बहुत सारी चीजें लेके आया हूं मैं। बट उससे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे स्मॉल एंगल का, कि अगर कभी भी एंगल हमें दिखाई दे तो उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। कभी भी हमें स्मॉल एंगल के लिए आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक तो मैंने बता ही दिया, लैम्डा होता है चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, छोटा सा चार्ज बाय छोटी सी लेंथ। अगर हमारे पास कोई आर्क दी हुई है, क्योंकि मेरे पास डायग्राम बना ही हुआ है, मैं उसको यूज कर लेता हूं, तो ये रखते, ये हमारे पास एक आर्क दी हुई है। इस आर्क में मैंने एक छोटा सा पोर्शन कट किया, उस छोटे से पोर्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं इस छोटे से पोर्शन की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं, तो आगे की तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से हमेशा दूर आती है ना, क्योंकि क्यों छोटा सा पीस कट करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीई के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। और इस पूरे ही आर्क में देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सारी की सारी रेडियस ही होगी। मतलब अगर मैं तुम लोगों से ये वाला डिस्टेंस पूछता तो तुम लोग मुझे रेडियस बोल देते, ठीक है। बड़ी आए इस पे, करें स्टार्ट इसको, चलो आ जाओ। मैंने कोई भी आर्क ली, आर्क में से एक छोटा सा पीस कट किया, और उस छोटे से पीस में ये जो छोटा सा पीस कट किया, उसका छोटा सा एंगल है डी थीटा, इसकी छोटी सी लेंथ है डी एक्स, स्मॉल लेंथ। ये एंगल मैं सेंटर से मान के चल रहा हूं थीटा, या इसको एक काम करते हैं, मैं वेरिएबल को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, इसको डी फाई मान लो और इसको फाई मान लेंगे, ठीक है। फाई और डी फाई, ये है डी फाई और ये है फाई। टोटल एंगल इस रिंग का मैं मान के चल रहा हूं है थीटा, ठीक है। टोटल एंगल में थीटा मान के चल, हालांकि तुम्हें 180 डिग्री दिख रहा होगा, लेकिन इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। मैं ऐसी भी आर्क बना के करा सकता हूं, ऐसी आर्क मान लूं, फिर मुझे पूरा सेपरेट डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, उससे मैं बचना चाह रहा था। ऐसा सा डायग्राम बना सकता था मैं, ठीक है। कोई भी यहां पे पूरा एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, समझ गए ना। मैं थीटा, डी थीटा की जगह लेके चल रहा हूं डी फाई, और थीटा की जगह यहां लेके चल रहा हूं फाई, और इस पूरी रिंग का टोटल एंगल है थीटा, पूरा का पूरा। ये जो एंगल है ये थीटा,
तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। पक्का समझ गए ना? ठीक है, बढ़िया। ये फाई है, ये डी फाई है। अभी इसको हटाते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। डीई का यहां आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा डीई साइन थीटा। लेकिन क्या बुराई है इस पॉइंट में? ये भी तो मैं ले सकता था फिर से थीटा एंगल पे, फिर से यहां आता डीई, यहां आता डीई कॉस थीटा, ऊपर आता डीई साइन थीटा। तो मैंने लग रहा सिमिट्री के कारण ये डीई साइन कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे सारे के सारे डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहां वाले और यहां वाले। मैं यहां पॉइंट कंसीडर करता, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पड़ा हुआ है। पहला काम सिमिट्री ढूंढा करो। सिमिट्री है तो सारे के सारे कंपोनेंट कैंसिल होंगे। आज मैं एक वो भी टॉपिक कराऊंगा जिसमें सिमिट्री नहीं होगी, उसे कैसे डील करना है वो भी बताया जाएगा, बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहां तक ठीक है। तो बचे कौन से? डीई कोस थीटा। मैं इस सारे को हटा देता हूं। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में बच रही है, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। एक काम करते हैं, मुझे ना ये वाला और ये वाला एंगल अलग अलग से कवर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सिर्फ यही वाले डीई कोस थीटा इकट्ठे कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितने यहां से आएंगे उतने यहां से आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 डीई कोस थीटा। यहां वाले सिर्फ मैं इंटीग्रेशन यहां वालों की करूंगा, यहां वाले अपने आप कवर हो जाएंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिट्री है इसलिए, वरना नहीं। 2, इस पे चार्ज डी क्यू मान लेते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, लिमिट क्या बनेगी थीटा की? सबसे करीब क्या हो सकता था? 0। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? थीटा बाय 2। अरे भाई साहब, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि ये फाई है, ये डी फाई है। टोटल एंगल अगर थीटा है, अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये कितना बचा? थीटा बाय 2। तो यहां पे 0 एंगल है और पूरा यहां कवर करेंगे तो थीटा बाय 2। 0 से थीटा बाय 2 के डी क्यू डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू कोस फाई। ठीक है, यहां पे अगर फाई एंगल है तो यहां मुझे लिखना चाहिए था डीई साइन फाई, यहां लिखना चाहिए था डीई कोस फाई। ऐसे ही ऊपर भी डीई साइन फाई। ये साइन वाले एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ये बचा। लेकिन अभी भी डी क्यू को कैसे हटाएं? तो लैम्डा लेके आते हैं। लैम्डा होगा छोटा सा चार्ज बाय छोटी सी लेंथ। लेकिन इस बार यहां पे कोस फाई भी है और यहां पे dx है। अगर मैं dq को लिख भी दूं लैम्डा dx, तो x तो दिख ही नहीं रहा, इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? तो इसका एक काम करते हैं, अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल डी फाई इज इक्वल टू आर्क लेंथ, कितनी मान के चले हैं? dx डिवाइड बाय रेडियस। तो यहां से dx बन जाएगा आर डी फाई, यहां पुट कर दो। तो यहां से हमारे पास dq आ जाएगा आर लैम्डा डी, इसमें पुट कर 2 0 से थीटा बाय 2 आर के आर डी फाई बाय आर स्क्वायर कोस फाई। मान लो अगर हमें इस पूरी रिंग का जो भी हमारे को आर्क दे रखी है, इसमें टोटल चार्ज दिया होता तो मैं लिख सकता था इस लैम्डा को, जो यहां पे लैम्डा है, इस लैम्डा को लिख सकता था टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। इसकी लेंथ लिख देता सरकमफरेंस, बट हमें लैम्डा ही दिया हुआ, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा के बाय आर बाहर आ गया, 0 से थीटा बाय 2 और कॉस फाई डी फाई। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, फिर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो साइन थीटा बाय 2। दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब आर्क में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी सी आर्क देते तो क्या करते? पहली बात तो जब भी हमारे पास कोई आर्क आएगी, आर्क में ये रहा पॉइंट पी, तो हमेशा दूर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी पता लगा, जो भी पॉइंट है सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही वाली बचेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ भी हमें आर्क देते, कुछ भी हमें आर्क दे रखा है, यहां पूछते हमेशा दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात तो जरूर ही ध्यान रखनी है। आई होप कि यहां तक समझ आ रहा होगा। जैसे इसमें 90 डिग्री है तो साइन की जगह 90 पुट कर देते। बढ़िया, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क का, तो आर्क ही था, मैंने उसका बता दिया है 2k लैम्डा डिवाइड बाय आर और साइन थीटा बाय। आई होप कि यहां तक समझ आया हो। इसके बाद ये पेंडुलम वाला तो हम नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात करनी होती है यार पेंडुलम पे। ये भी अपने आप में
एक गहरा टॉपिक ही है। ये क्वेश्चन तो तुम खुद से निपटा लोगे, अभी देखना, हिंट दे के जाऊंगा। बट एक रॉड का केस कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये सबसे जनरल है, उससे बाकी सारे आ जाएंगे। कहा गया? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं जनरल केस। जनरल केस, सबसे जनरल केस ही निपटा लेते हैं। अगर हमारे पास एक रॉड है, पहले इंट्यूटिवली चीजों को समझेंगे, फिर उसमें थोड़ा घुसेंगे डीप। इस बार पॉइंट को मैंने यहां मान लिया। इस बार तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, यहां ज्यादा रोड है यहां कम रोड है, नहीं, इस बार सिमेट्रिकल नहीं। तो अगर मैं यहां पे छोटा सा पीस कट कर लूं, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, हाँ वही वाला मेथड लगाते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे सारे की। कैसे करनी है वो समझते हैं। तो सबसे पहले गिवन है टोटल चार्ज, इसकी टोटल लेंथ L, यहां पे मैक्सिमम एंगल दे रखा है θ2, यहां पे एंगल दे रखा है θ1, ठीक है। मैंने यहां पे कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा चार्ज कंसीडर किया है dq, यहां से x डिस्टेंस पे, विड्थ है इसकी dx। तो मैंने लग रहा हमेशा मैं यही काम कर रहा हूं इंटीग्रेशन में, ऑलवेज आई एम डूइंग द सेम थिंग। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी ये है ना। अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूं, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। हाँ, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ये डीई आएगा, डीई का डीई कॉस थीटा, ऐसे ही डीई साइन थीटा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इतने ही एक्स डिस्टेंस पे यहां पे जाके भी एक पार्ट कट करता, तो डीई कोस थीटा ऊपर, डीई साइन थीटा इधर, डीई साइन थीटा कटता। लेकिन इतनी रोड इसको ही तो संभाल पाएगी। अगर यहां पे है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर वाले कंपोनेंट को काट पाएगी, ये वाले तो बच जाएंगे ना, ये वाले कंपोनेंट्स तो बचेंगे डीई साइन थीटा। इसका मतलब है सारे डीई साइन थीटा इस बार नहीं कट पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉइंट P है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी आएगी EV वर्टिकल कंपोनेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वही हमें निकालना है। ध्यान रखना इस बात का, जहां रोड ज्यादा है उसके दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो आएगी ही आएगी, हॉरिजॉन्टल में दूर की तरफ, जहां रोड ज्यादा है उसके दूर की तरफ। क्वेश्चन होंगे इससे बहुत सारे, अभी देखना। जहां रोड ज्यादा है उसके दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। चलो करके देखते हैं। अगर मैं डीई कोस थीटा वाले को पहले निपटाता हूं, वर्टिकल डीई कोस थीटा, तो ये अपने पास हो जाएगा। एक पार्ट मैं करके दिखाता हूं, एक पार्ट तुम खुद से करना। डी कॉस थीटा वाले में आ जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, ये दिया हुआ अगर r, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, लेकिन स्क्वायर भी होता तो यही रह जाएगी, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो टोटल पावर 3/2 हो गई। तो के आर डी क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहां स्मॉल आर ही लिख लेना, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, अब तो 50 बार ही लिख लिया। अगर इसका चार्ज दिया हुआ, लेंथ दिया हो, तो हमें पता है लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ, तो ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एल डी एक्स। अब तो पता चल गया होगा ना, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं क्यू बाय एल डी एक्स। अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुई, बड़ी मुश्किल है ये इंटीग्रेशन बाय द वे। के आर क्यू बाय एल इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करें? सबसे पहला काम, x को पुट कर लेते हैं। पुट, यहां पे मैंने इंटीग्रेशन का एक तरीका सिखाया था, पुट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, तो x की dx, r कांस्टेंट है, tan की होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें पटक दो, तो बन जाएगा के आर क्यू बाय एल
इंटीग्रेशन dx की जगह r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जिसमें से आर स्क्वायर कॉमन लो, बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा 3/2। 3/2 का मतलब है 2 से 2 पावर दोनों की कट जाएगी, क्यूब बचेगा तो बनेगा के क्यू आर बाय एल। अच्छा ये आर है, ये आर है तो आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आर क्यूब सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा। सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट क्यूब कैंसिल, डिनोमिनेटर में एक सीकेंट बचेगा, ऊपर जाके कॉस और आर स्क्वायर से आर क्यूब भी निपटा दो तो के क्यू बाय एल आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? पॉजिटिव साइन, तो बनेगा के क्यू बाय एल आर साइन थीटा। इधर देखो हमें क्या करना है, हमें इधर थीटा 2 एंगल कवर करना है, इधर थीटा 1 एंगल कवर करना है। क्या ऐसा लिखूं कि मेरे पास सारा एंगल कवर हो जाए? तो अगर मुझे कभी भी -2, अगर मुझे ये वाला एंगल भी कवर करना है, ये वाला एंगल भी कवर करना है, तो एक तरीका आज के बाद याद रखना, एंड दैट इज -θ1 से, मतलब पीछे से एक डायरेक्शन को माइनस मान लिया, एक को प्लस मान लिया, -θ1 से θ2, दैट इज लिमिट्स। -θ1 से θ2, इसके बीच में सब कुछ आ गया है ना। -2 से 2 लिखूंगा तो उसका मतलब होता है -2 से 2 के बीच का सब कुछ। वैसे सेम लॉजिक यहां पे लगा है, -θ1 से θ1, -θ1 से θ2, इनके बीच का सब कुछ आ गया। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। मैं फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, ई वर्टिकल हमारे पास आ गया के क्यू बाय एल आर साइन θ2 माइनस साइन -θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक और प्रॉपर्टी याद रखेंगे, मैं यहां कहीं लिख देता हूं, साइन ऑफ -θ होता है माइनस साइन थीटा। साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस ऑफ -θ होता है कॉस थीटा। ध्यान रखना, तो इसका माइनस साइन बाहर आएगा एंड वी गेट द फाइनल आंसर, ई वी इज इक्वल टू के क्यू बाय एल आर साइन θ2 प्लस साइन θ1। अच्छा, इसमें एक बात हमें इंट्यूटिवली भी समझ आई कि बीच में प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि यहां के भी वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे थे, यहां के भी ऐड हो रहे थे, है ना। हमने वर्टिकल वाले ही तो निकाला, वर्टिकल वाले में माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां के भी वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, यहां के भी ऐड हो रहे हैं। वर्टिकल में कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल का डेरिवेशन करेंगे तो उसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। तुम्हारा टास्क है के क्यू बाय एल आर cos θ2 माइनस cos θ1। बेटा यहां पे ध्यान रखना एक चीज, θ1 माइनस θ2 आएगा, ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस बाकी सही है, बाकी मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं है। हम इसके 2-3 स्पेशल केसेस हैं, उनको भी निपटा ही लेते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक बार फिर भी चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हुई तो मतलब होनी तो नहीं चाहिए, पूरा सॉल्व करवाना होगा मुझे, बट मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे। अगर मैं इसका एक केस बताऊं, infinitely long wire electric field due to an infinitely long wire, तो ये अपने पास बन जाएगा इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अगर मैंने यहां पे पॉइंट एक कंसीडर किया, ये रहा पॉइंट पी, तो इधर वाले जितने भी कंपोनेंट्स, ये वाले जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स आए, मतलब सॉरी, ये वाले जितने भी हमारे पास, जितना जितना मैं आगे बढ़ता रहूंगा ये एंगल बढ़ता जा रहा है, फिर से आगे गया एंगल बढ़ता गया, फिर से आगे गया एंगल बढ़ता गया। ऐसे करते करते जब मैं इन्फिनिटी पे जाता जाऊंगा इन्फिनिटी पे पहुंचूंगा, इन्फिनिटी पे पहुंचना पॉसिबल नहीं, बट मैं इन्फिनिटी को अप्रोच करूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। ऐसे ही यहां पे भी कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। दैट मींस जब भी हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग वायर आए तो हम उसमें इस दोनों एंगल को, θ1 को θ2 को 90 पुट कर देंगे। करके देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा के क्यू बाय एल आर cos 90 माइनस cos 90, तो अपने पास आंसर आ रहा है 0, cos 90 0 होता है। वर्टिकल कंपोनेंट आना ही चाहिए, लॉजिकली हमें पता है, ऊपर की तरफ के क्यू बाय एल आर साइन 90 प्लस साइन 90 विच इज 2, इसके लिए ऐसा आंसर आ जाएगा। और क्यू बाय एल क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ, ये तो लैम्डा होता है, ऐसा भी लिखा जा सकता था इसे। दूसरा होता है अपने पास इन्फिनिटली लॉन्ग होगी सेमी इन्फिनिट वायर,
सेमी इनफाइनाइट भी समझ लो। अगर हमारे पास एक वायर है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर मैं इसको यहां पे एक पॉइंट मान के चलूं, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक साइड पे है ही नहीं वायर और दूसरी साइड पे इंफिनिटी जा रही है। एक साइड पे एंगल 0 है और एक साइड पे कितना है 90। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो के क्यू बाय एल आर, वर्टिकल में आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 0 प्लस साइन 90 जो कि कितना हो जाएगा 1। तो वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया के क्यू बाय एल आर जो कि होगा ऊपर की तरफ। इसको मैं एंड में बनाता हूं, ठीक है, यहां पे डायग्राम में एंड में शो करूंगा। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो के क्यू बाय एल आर कॉस 0, एक साइड पे 0 है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जो कि हो जाएगा के क्यू बाय एल आर। मतलब हमें पता लगा कि इसमें कुछ ऐसा सा बनेगा। हाँ अभी ठीक है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो ये रहा के क्यू बाय एल आर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे जहां ज्यादा वायर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है के क्यू बाय एल आर। और अगर मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहता तो चार्ज बाय लेंथ लैम्डा होता है, चार्ज बाय लेंथ लैम्डा होता है। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहता तो रिजल्टेंट भी हमें लिखना आता है, ई नेट इज इक्वल टू रूट में दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर करके देख लेना, फाइनल आंसर आएगा √2 के लैम्डा बाय आर, दैट इज सेमी इनफाइनाइट। लेकिन अगर इस एक वायर के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, फाइनाइट है लेकिन सेंटर में पॉइंट है, तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। अगर मेरे पास एक वायर है, फाइनाइट है लेकिन पॉइंट है सेंटर में, तो क्या होगा, सेंटर का मतलब है यहां भी एंगल थीटा, यहां भी एंगल थीटा, तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। वैसे हमें समझ आना चाहिए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे, यहां वाले सारे साइन के कंपोनेंट जो इधर आते हैं और यहां वाले साइन के कंपोनेंट जो इधर आते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सिमेट्री आ गई। बट करके देखते हैं। ई हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो के क्यू बाय एल आर, हॉरिजॉन्टल में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, लेकिन cos थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा विच इज 0, हॉरिजॉन्टल तो गया ही। वर्टिकल देखेंगे तो के क्यू बाय एल आर 2 साइन थीटा हो जाएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। दीज आर ऑल द केसेस जो मुझे कराने थे, मैंने सारा कुछ ही करा दिया है, ठीक है। ये शीट अभी हमारे काम की नहीं है तो मैं इस वाले को हटा देता हूं ताकि तुम लोग को जब मैं ये शीट दूं तो कंफ्यूज ना हो। ये अपने काम का है क्वेश्चन, एक करके देखते हैं। हमारे पास स्क्वायर के डायगोनल है, हमें निकालनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमें दे रखा L, तो ये हो जाएगा अपने पास L/2 ना। पहले P पॉइंट पे एक एक करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो सिमेट्री वाली बात आ गई है ना, एक वायर है उसके सेंटर में यहां पर निकालना है। सिमेट्री वाले में क्या होता था, अभी अभी बताया, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रहता है और वो ये है, हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं इसमें। दैट मींस अगर इसमें भी हम आए, अगर पहले वाले की वजह से देखें तो क्या होगा, पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, जैसे इसमें बताया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाय आर, क्यू बाय एल को मैंने लैम्डा लिख लिया, 2 साइन थीटा। सोचते हैं थीटा कितना होगा, गेस कर सकते हो ना, एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे टकराते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 45, तो साइन 45 विच इज 1/√2, है ना, है ना, बढ़िया। उधर वाले की वजह से देखें, अगर हम इसकी वजह से देखें तो चेक करते हैं, इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है तो दूर आना चाहिए, ये रहा 2 के लैम्डा की जगह 2 लैम्डा और साइन 45 मतलब 1/√2। ऊपर वाले की वजह से देखें तो क्योंकि नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव होता तो दूर जाती है, नेगेटिव है तो अपने पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे आना चाहिए था नीचे दूर की तरफ, लेकिन नेगेटिव की वजह से इधर आएगा अपनी तरफ। 2 के लैम्डा जो भी दिया हुआ है डिवाइड बाय आर, अच्छा आर लिखना भूल गया ना मैं,
लैम्डा L/2 L/2, यहां भी साइन 45 √2 L/2, और 4 की वजह से भी ऊपर ही जाएगी, है ना, ये 4L है, इसकी वजह से ऊपर ही जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो एक और ऊपर आ जाएगा विच इज 2k लैम्डा डिवाइड बाय √2, क्योंकि साइन 45 और साथ में L/2, ये डिस्टेंस L/2 है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, ये दोनों ऐड होंगे, है ना, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे ना। कौन बड़ा है इनमें से? ये बड़ा है, इसका मतलब 2 लैम्डा मतलब डिवाइड बाय √2 L/2 माइनस 2k लैम्डा डिवाइड बाय √2 बाय इंटू L/2। इसको माइनस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, ये आ गई E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई E2। फाइनल निकालने के लिए क्या करोगे? फाइनल निकालने के लिए हमारे पास इन दोनों को रिजल्टेंट ले लोगे, इन दोनों का E नेट आ जाएगा रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप कि समझ आ गया हो यहां तक। पक्का? चल एक और करते हैं। ये क्वेश्चन पहले नहीं आना चाहिए था यार। चलो डिस्क रहेगा ना हमारा, डिस्क नेक्स्ट टाइम करेंगे, पेंडिंग, उतना भी ज्यादा नहीं खींचने वाला हूं मैं इस लेक्चर को। डिस्क और हेमिस्फेयर नेक्स्ट में करेंगे। इसको करते हैं। ये हमारे पास एक कुछ तो ऐसा यू शेप की चीज दे रखी है जिसमें 2 सेमी इनफाइनाइट वायर्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसको एक काम करते हैं, 3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। पहले एक सेमी इनफाइनाइट, ये रहा पॉइंट P, फिर दूसरी सेमी इनफाइनाइट, ये रहा पॉइंट P, फिर ये मतलब सेमी सर्कल ऐसा कुछ, ये रहा पॉइंट P। हमें पता है रोड के पॉजिटिव है ना लैम्डा, हाँ पॉजिटिव, रोड से एक आता है वर्टिकल कंपोनेंट दूर की तरफ रोड से, रोड के परपेंडिकुलर, एक आएगा ये वाला कंपोनेंट, और एक आता है जहां रोड ज्यादा है उसके उल्टी तरफ, एक आएगा ये कंपोनेंट, एक आएगा आगे की तरफ, एक आएगा रोड से उल्टी तरफ। ये रोड ज्यादा इधर है तो कंपोनेंट इधर आएगा, जहां ज्यादा रोड उसके उल्टी डायरेक्शन। अब याद भी तो रखना ही है ना, ऐसे ही याद रखेंगे। और अगर एक सेमी सर्कल है इसमें तो हमेशा ऊपर की तरफ ही आता है। चलो फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश करते हैं। इसका होता है k लैम्डा बाय r, अगर ये सॉरी k लैम्डा बाय a, ये आएगा k लैम्डा बाय a, ये आएगा k लैम्डा बाय a। अभी अभी लिखवाए हैं सारे फॉर्मूलाज, पीछे से चेक कर सकते हो। सेमी इनफाइनाइट का है, ये रहा ना सेमी इनफाइनाइट, ये रहा k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r, इनका रिजल्टेंट भी लिखा हुआ है। कहां गया? ये इरोडोप का क्वेश्चन है, k लैम्डा बाय a। अब अगर इसको देखें तो इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था 2k लैम्डा बाय a रेडियस, और साथ में साइन थीटा, साइन 180, मतलब थीटा तो इसमें 180 है, ऐसा होता है ना, साइन थीटा बाय 2 मतलब 180 बाय 2 विच इज साइन 90, साइन 90 होता है 1। अब ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसने इसको कैंसिल कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। टोटल नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रही है k लैम्डा बाय a, k लैम्डा बाय नीचे की तरफ, तो टोटल कितनी होगी 2k लैम्डा बाय a। ऊपर की तरफ टोटल कितनी है 2k लैम्डा बाय a, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक मेरे पास अरे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रिंग दी हुई है, उसके सेंटर से कोइंसाइड कर रही है एक सेमी इनफाइनाइट वायर, कुछ इस तरीके से। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर यहीं पे टकरा रही है तो हमें रिंग की वजह से इस पॉइंट पे तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिंग सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQX बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन दिक्कत पता क्या है, हर पॉइंट को कंसीडर करना होगा हमें। तो एक काम करते हैं, पहले छोटे से चार्ज पे देख लेते हैं कितना फोर्स लगेगा।
छोटे से चार्ज पे देख लेते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास, छोटे से फोर्स का फॉर्मूला है डी क्यू इंटू ई, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज क्यू ई, अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो पे। तो बन जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में डी क्यू। अब डी क्यू भी हमें पता है, इसकी अगर विड्थ dx है तो वही लैम्डा यूज कर लो, लैम्डा दिया ही हुआ लैम्डा, तो लैम्डा होता है चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, तो बन जाएगा डी क्यू की जगह लैम्डा dx, तो मतलब df अपने पास आ जाएगा लैम्डा dx, तो ये बन जाएगा के क्यू बाहर, लैम्डा भी बाहर, इंटीग्रेशन में x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 dx। और कहां से कहां, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और सबसे ज्यादा कहां तक जा रही है रोड, इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी। फिर से एक बार समझा देता हूं, एक रिंग के सेंटर में एक सेमी इनफिनिट वायर थी, मुझे इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। तुम लोग दो तरीके से कर सकते हो, रिंग पे छोटा सा पीस मान लो डी क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख दो, थोड़ा डिफिकल्ट सा रहता है वो। अगर तुम लोग उल्टा करोगे कि रिंग की वजह से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, जो अभी निकाला था ये फॉर्मूला, उससे भी कर सकते, ठीक है। मैंने एक छोटा सा पीस कट किया, पहले इस छोटे से पीस पे देख लिया फोर्स कितना लगेगा, इतना, फिर टोटल के लिए 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन कर दी, तो फिर उसमें ये फोर्स भी आ जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स भी, इस पे लगने वाला फोर्स भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, आपके सो इंटीग्रेशन करना तुम्हारा काम है, वैसे ही कर लेना, एक्स को पुट कर देना r tan थीटा। मैंने कोई इधर उधर की बात ना की है, क्योंकि मुझे ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला रखना था। आई होप कि बहुत सारी चीजें मैं समझा पाया हूँ, बहुत डीप में समझा पाया हूँ, इसके बाद जो भी डीपीपी देने वाला हूँ वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय।